और मुझे नहीं लगता है कि दुनिया की ऐसी कोई भी बात हो जो आम आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आम तो कभी था ही नहीं। परमपिता परमेश्वर की संतति आम कब से होने लगी? वो खास ही होती है। और जो बात मैं सबसे अच्छे तरीके से जानता हूं कि कागज पर किसी एक ऐसी बात को लिख करके दिखा दीजिए जो एक इंसान नहीं कर सकता है। सिर्फ एक वो बात लिख करके दिखा दीजिए कि आप नहीं कर सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। वस्तुतः आपके दिमाग में तभी आया है जब आपकी कुंडली में वो आया है। अगर वो नहीं आता, एक बात मैं अपना एक आपको अनुभव देता हूं। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज रविवार है और आप लोगों के बीच में आप लोगों की भेजी गई कुंडलियों के अध्ययन और आपके भेजे गए सवालों के उत्तर को ढूंढने का प्रयास करते हैं हम। पिछले कार्यक्रम में मैंने आप लोगों से पूछा था कि महाभारत में कितने पर्व हैं। सिर्फ एक जवाब आया था, जिनका नाम था कृष्णचंद्र तिवारी। इन्होंने सिर्फ जवाब दिया था और दरअसल इन्होंने बिल्कुल सटीक और सही जवाब दिया था कि महाभारत में 18 पर्व हैं। भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, वन पर्व आदि करके ऐसे 18 पर्व बनाए गए हैं जिसमें महाभारत पे उस विषय पे चर्चा करी गई है या फिर उस व्यक्ति से संबंधित वो बात उसमें बताई गई है। खैर, ये तो अलग बात है। उसके बाद एक बात और बताना चाहूँगा कार्यक्रम के आरंभ में ही कि आप लोग कार्यक्रम अंतिम हिस्से तक देखा करिए। कारण है क्योंकि मैं यहाँ पे नाम तो बताता नहीं कि आज किनकी किनकी कुंडलियाँ लेकर के आया हूँ, तो ऐसे में ये आप लोग कई बार बीच से ही उठ के चले जाते हैं और फिर होता है ये कि आपका सवाल जो कि लिया जा चुका होता है आप उसे देख नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका पेशेंस 50 मिनट तक का इंतज़ार बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो जवाब दे देता है। और ये वजह हो जाती है कि आप ये सोचते हैं कि पंडित जी मेरा सवाल तो ले ही नहीं रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम उड़ीसा के सुंदरगढ़ से कृष्णचंद्र नायक जी के पहले ही सवाल से। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम कृष्णचंद्र नायक जी के सवाल से। ये हैं उड़ीसा के सुंदरगढ़ से। इन्होंने पूछा है नौकरी के बारे में बताएं। सबसे पहले बता दूं आपकी कुंडली डिटेल जो 15 अगस्त 1988 13:30 की बनती है वृश्चिक लग्न की, अर्थात आपकी कुंडली यहाँ 8 नंबर से शुरू होती है। मंगल लग्नेश होंगे, वृश्चिक राशि के अधिपति, वो जाकर के जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं गुरु की राशि में। और ये अच्छी बात है, यानी कि ज्ञान पक्ष अच्छा होता दिख रहा है और गुरु जो कि ज्ञानेश होते हैं वो जाकर के जन्म कुंडली में शुक्र की राशि में यहाँ बैठे हैं, यानी कि ज्ञानेश जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। व्यक्ति ज्ञान से परिपूरित है और ज्ञान का भरा हुआ है। शुक्ल पक्ष के तृतीया से द्वितीय तिथि का जन्म है, द्वितीय तृतीया का जन्म है। इस आधार पर आपकी कुंडली में चंद्रमा पापक बनेंगे और वो फल भी जो करेंगे वो 50% का करेंगे। मतलब चंद्रमा सबसे पहले तो पापक बना और उसके बाद उसने जो फल भी किया तो आधा किया। वो बनता कहाँ का अधिपति है? तो वो दरअसल आपकी कुंडली में बनते हैं जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति यहाँ के, और वो बैठे हैं जन्म कुंडली में जाकर के दशम स्थान में। अब स्थिति को समझिए, लग्न कुंडली का अधिपति बैठा पंचम भाव में। पंचम भाव के अधिपति जो कि गुरु बनते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं, लग्नेश का पंचम में जाना बहुत बेहतरीन होता है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, इस वजह से इस पे भी भरोसा हम कर सकते हैं। लेकिन जन्म आपका दक्षिणायन का हुआ है और पंचम भाव के अधिपति जो कि ज्ञानेश गुरु बनते हैं वो जाकर के जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठ करके लग्न पे पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। मतलब व्यक्ति का ज्ञान पक्ष में हर जगह से अगर कहूं तो मजबूत है। ऊपर से अगर व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज बताता हूं तो बीच से जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक बात और है कि अगर मैं कार्यक्रम पूरा बनाता हूं तो आपको पूरा देखना चाहिए, आधा तो मैं बनाता नहीं। अगर चावल मैंने पूरा बनाया है तो पूरा खाइए, आधा क्यों खा रहे हैं? अंतिम तक देखिए। तो मैं ये बोल रहा था कि पंचम भाव के अधिपति यहां बैठे और यहां से उन्होंने लग्न को देखा। और गौर करिए तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव के अधिपति होकर के दशम में जा रहे हैं। क्या अजीब बात है ये। भाग्य का अधिपति चंद्रमा केंद्र में आया, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना। यहां भी त्रिकोण का अधिपति त्रिकोण में बैठा, केंद्र का अधिपति त्रिकोण में बैठा। लग्न को भी त्रिकोण ही कहा जाता है।
यहां भी त्रिकोण का अधिपति केंद्र में बैठा और वो सुख भाव को देख रहा है, यानी कि भाग्य में ही सुख की उपस्थिति देखी जा रही है। दरअसल समय खराब थोड़ा सा चल रहा है, और समय तो बुरा होता नहीं, हमारी अवस्था और चश्मों पे निर्भर करता है हमने कैसा चश्मा लगाया है। अगर हरियाली पहनी है चश्मे में तो हरा भरा और दुनिया हरी भरी दिखाई देती है। आपकी कुंडली में अभी राहु की महादशा चल रही है, और राहु की महादशा आपकी कुंडली में अभी चलेगी 2028 तक। एक काम करिए, आप सबसे पहले तो प्रत्येक दिन गणेश जी को प्रत्येक बुधवार के बुधवार 11 दुर्वा उन्हें अर्पित किया करिए, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र से। और दूसरी बात, अगर हो सके तो गणेश जी के मंदिर का दर्शन किया करिए, और गणेश जी को अपना बड़ा भाई मान करके ऐसा मान लीजिए कि वो आपके क्षेत्र के विधाता हैं और वो विश्व के नियंता हैं। ऐसा मान करके उनकी आराधना करें कि उससे परे कुछ है ही नहीं और वही ब्रह्मांड का मालिक है और आपके वो बड़े भाई हैं, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती आपके माता पिता ठहरे। तो अपने बड़े भाई जो कि आपको समस्त चीजें देने की क्षमता रखता है, उसकी आराधना करनी शुरू कर दीजिए। अगर गणेश जी को बड़ा भाई मान लेंगे तो फिर वो ज्ञान के अधिपति हैं और फिर वो आपका काम बिगड़ने नहीं देंगे। विशेषतया राहु की महादशा में गणेश जी की पूजा कर लेनी चाहिए। आपकी कुंडली स्थिति बहुत अच्छी है, मतलब मैं इसे कमजोर नहीं कहूंगा। अस्त ग्रह बुध है, लेकिन फिर भी वो ठीक होगा, क्योंकि दरअसल वो बैठा भी है तो जन्म कुंडली में चंद्रमा और केतु के साथ। एक बात और बताता हूं, थोड़ी सी बात। भाग्य भाव के अधिपति अगर दशम में जाते हो और वो चंद्रमा बनते हो तो व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि कहीं से वो नौकरी जल्दी ले ले, नहीं तो अपना काम फिर करना पड़ता है और व्यवसाय भी करना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा और बुध दोनों वस्तुतः व्यवसायिक ग्रह होते हैं। तो ये व्यवसाय की तरफ भी व्यक्ति का दिमाग कई बार खींचते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि राहु की दशा है, ऐसे समय में बिल्कुल पॉइंट पे जाकर के बिल्कुल छटता है व्यक्ति, 2 नंबर से, 1 नंबर से, आधे नंबर से, ऐसे समय पे जाकर के व्यक्ति को जो है वो धोखे की स्थितियां बनती हैं। और एक लाजवर्त धारण कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके। दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में एक लाजवर्त बनता है, ये कुछ काम करिए। आपकी कुंडली में राहु की दशा मैंने बताई 2028 तक चलेगी, और अभी की स्थिति में राहु में बुध चल रहे हैं जो कि आपकी कुंडली में बैठे हैं यहाँ। तो दशम भाव में बैठे अगर ग्रह की दशा चले और आपकी कुंडली के वो कहीं ना कहीं लाभ भाव के अधिपति होकर के दशम में आ रहे हैं तो वो ठीक ही होता है। धन की स्थिति और भाग्य में कमजोरी को मैं नहीं देख रहा। अगर भाग्य भाव के अधिपति थोड़े पापक बनते हों तो निश्चित रूप से उसे मना लेना चाहिए। इस वजह से शिव जी की पूजा या शिव जी के गणों की पूजा कर लेनी चाहिए। आइए अब अगली कुंडली पे आता हूँ। आइए अब अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाम है इनका शिव शर्मा। ये हैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। 1 मई 1966 और जन्म का समय है 10:42। इन्होंने पूछा है अपनी माताजी के बारे में। बहुत अच्छी बात है कि पेंशन का काम रुका हुआ है और पेट दर्द की समस्या या पेट से संबंधित शिकायत होती है। आपकी माताजी की कुंडली में चंद्रमा जो बनते हैं वो शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि के बनते हैं, और ये बहुत बेहतर होता है क्योंकि आपकी कुंडली में वो शुभग्रह बने और मजबूत बने। और आपकी कुंडली जो डिटेल आपने दी है उसके आधार पर मिथुन लग्न की बनती है। मिथुन लग्न की कुंडली में भाग्येश और अष्टमेश होते हैं शनि, और वो जा करके आपकी कुंडली में बैठे हैं अष्टम और नवम भाव के अधिपति होकर के केंद्र में। किसके साथ? बुध के साथ। अब जरा विचार करिए तो बुध लग्न के अधिपति होकर के दशम में बैठे, यह व्यक्ति को कर्म क्षेत्र का और व्यक्ति को नौकरी करने वाला बनाता है। दूसरी स्थिति कि अष्टम भाव के अधिपति अगर लग्न के अधिपति के साथ बैठ जाएं तो वो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को और स्वास्थ्य को दोनों को परेशान करते हैं। और पेट से संबंधित समस्या के लिए तो क्रमशः अगर आपकी कुंडली में देखता हूं तो पंचम और छठे भाव ये दोनों प्रभावित होते दिख रहे हैं, क्योंकि छठे भाव में वृश्चिक राशि बन रही है और वहां पे केतु बैठा है जो कि रोग देता है। ये स्थिति दिख रही है। दूसरी बात, अभी आपकी कुंडली में गुरु की दशा भी चल रही है और गुरु में राहु चल रहे हैं, तो ये स्थिति पेट से संबंधित समस्या का है। मैं समझता हूं कि 2020 के चौथे महीने में ही ये आए हैं। हालांकि ये चीजें बदल भी जाएंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु उच्च का है तो वो बहुत ज्यादा बलशाली होकर के बैठा है और वो वृषका होकर के बैठा है और अंश के आधार पर वो बहुत बेहतर नहीं है। तो मृतप्राय होने से और 12वें भाव में होने से थोड़ा सा वो व्यक्ति के कार्यक्षेत्र में और व्यक्ति के लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट को देने वाला होता है। लोग उसके काम प्राय टेबल से दूसरे टेबल पे नहीं भेजते हैं, इस वजह से ये काम थोड़ा सा लटकता हुआ दिखता है। फिर भी आपको
निश्चिंत होकर के अपना काम करते रहना चाहिए। कारण है क्या? क्योंकि आप शनि से भी प्रभावित हैं, क्योंकि भाग्य भाव का अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली के और अष्टम भाव के अधिपति होकर के दशम भाव में बैठ करके कहीं ना कहीं सुख में कमजोरी लाने के लिए देखे जा रहे हैं। आपने पूछा भी है कि शनि की दशा 2022 में जो आरंभ होने वाली है वो कैसी बीतेगी। आरंभ में थोड़ा तकलीफ देगा, बाद में चीजें ठीक हो जाएंगी। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए और दरअसल सुंदरकांड का पाठ भी कर लेना चाहिए। अगर बात से कोई आपके प्रभावित नहीं होता हो तो सूर्य की आराधना या सूर्य के मंत्रों का जप ये बनता है। ऊपर से किसी मंदिर का अगर दर्शन होता रहे तो बहुत बेहतर होगा। आपकी कुंडली में धन भाव की स्थिति कमजोर नहीं है, गौर करिएगा क्यों? क्योंकि धन भाव के अधिपति खुद धन के ही संबंध में सूर्य की राशि में जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे सूर्य कारक नहीं होते हैं, परंतु नौमांस कुंडली में अगर विचार करता हूं तो यहाँ भी वो लग्न जो 3 नंबर से शुरू होता है, नौमांस भी 3 नंबर से ही शुरू होता है और यहाँ पे शुभ ग्रह की राशि बनती है और वहां पे जाकर के जन्म कुंडली में शुक्र, शनि और केतु बैठे हैं। ऐसी स्थिति में वो कभी कभी धन आगमन की स्थिति को कमजोर या धन के आने के मार्ग में अवरोध पैदा भी करेंगे शनि। ये स्थितियां इस वजह से बन रही है। तो मैंने जो बात बताई, सूर्य की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, अगर घर में हो सके तो हनुमान अष्टक की भी पूजा कर लेनी चाहिए, हनुमान अष्टक का भी पाठ कर लेना चाहिए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनका नाम है आकांक्षा रमानी। ये हैं मध्य प्रदेश रायपुर से। इन्होंने पूछा है 25 जून 1996 22:10। इन्होंने पूछा है क्या मैं बॉलीवुड में लीड एक्ट्रेस के तौर पे पहचान बना पाऊंगी? पहले तो आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। दूसरी बात बता दूं, डिटेल जो आपने दी है उसके आधार पर आपकी कुंडली मकर के बाद कुंभ की बनती है और ये शनि से प्रभावित है। अब गौर करिएगा आप हैं क्या? दरअसल आप दार्शनिक हैं और आपका काम, चूंकि आप शनि से प्रभावित हैं, इस वजह से थोड़ा डिले होता है। प्रत्येक काम थोड़ा लेट होगा। शनि से प्रभावित लोगों का काम थोड़ा डिले होता है। ऊपर से तब और जब वो धन भाव में जाकर के बैठे हों। धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी क्योंकि लग्न का अधिपति धन भाव में ही बैठा है, गुरु की राशि में बैठा है और गुरु आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हैं लाभ भाव में। यानी कि यहाँ धन का अधिपति, जहाँ 12 नंबर लिखा है, यहाँ का अधिपति लाभ में और वहाँ से 5वीं दृष्टि से आपकी कुंडली के पराक्रम भाव को देख रहा है और वहाँ का अधिपति सुख भाव में बैठा है। यानी कि इसको कनेक्ट करिए अगर, तो लग्न का अधिपति धन में गया, ये महाधनी योग है। धन का अधिपति लाभ में गया, ये महाधनी योग है और वहां से उसकी 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव पे पड़ी। यानी कि व्यक्ति मेहनती भी है। तो व्यक्ति मेहनती है तो क्या मेहनत का सुख मिलेगा? तो जब इस सवाल का उत्तर ढूंढा तो मेहनत भाव का अधिपति मंगल अपने से अगले ही भाव में यानी चतुर्थ भाव में ही बैठा है और वो भी किसके साथ? उस भाव के अधिपति के ही साथ दिग्बली होकर के शुक्र स्वयं यहीं बैठे हैं। ऊपर से इस भाव में एक और अन्य शुभ ग्रह की राशि बन रही है। सबसे पहले तो शुक्र की और दूसरा बुध स्वयं यहाँ का त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में आ रहा है। ये बहुत सामान्य तो नहीं है। दूसर से ऊपर से आपकी कुंडली में यहाँ पे पराक्रम भाव पे गुरु की दृष्टि, जो अपने ही राशि के बैठे हैं, अपने ही राशि के बैठे हैं और स्वराशि में बैठ करके मित्र की दृष्टि से यहाँ पराक्रम भाव को देखेंगे। उसका अधिपति सुख में गया, सुख भाव का अधिपति शुक्र 2 नंबर की राशि बन रही है और वो यहीं बैठा है दिग्बली होकर के और ऊपर से एक त्रिकोण भाव के अधिपति के साथ। ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर और गौर करता हूं तो आपकी कुंडली में गुरु की 7वीं दृष्टि यहां जा रही है, जो कि यश, गौरव, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, मन के विकार और मन में बनने वाले श्रेष्ठ विचारों का भाव होता है। यहां जब एक शुभ ग्रह देखेगा तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर करेगा क्योंकि वो धनेश, हालांकि आपकी कुंडली के लिए वो 2 पापी भावों के अधिपति बनते हैं और उनकी दशा भी चल रही है। तो इस आधार पर अगर मैं विचार करता हूं तो आपने पूछा है कि बड़ा ब्रेक कब मिलेगा। एक बात बताता हूं, बड़ा ब्रेक न तो मुझे देना है और न मेरी पहचान है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आपकी कुंडली में अभी गुरु की दशा चल रही है और गुरु आपकी कुंडली में 19 के पहले महीने में आए हैं और गुरु में गुरु का अंतर है। ये द्वितीयेश भी होते हैं और लाभेश भी होते हैं। आपने अभी कहा है कि मैं मुंबई में ही हूं और प्रयास भी कर रही हूं, निश्चित रूप से ये देंगे जरूर क्योंकि ये इस भाव को देख रहे हैं और पंचम भाव में उनको कार्यकत्व की प्राप्ति भी होती है। अगर और गौर करता हूं, चूंकि बॉलीवुड में जाने के लिए, तो थोड़ा सा विचार करिएगा। मैंने इस पे कार्यक्रम भी बना रखा था
कि शुक्र अगर कहीं से राहु से दृष्ट हो जाए तो थोड़ा अच्छा होता है और ये इसके योगों को वो निकटता से लाने वाला दे सकता है या हो सकता है। आपकी कुंडली में शुक्र अपनी राशि के बैठे हैं और राहु आपकी कुंडली में बैठे हैं जन्म कुंडली में अष्टम भाव में। अष्टमस्थ राहु जीवन में ऑब्स्टेकल लाता है, ये याद रखिएगा। तो मेहनत करना होगा, परेशानी आएगी और आती रहेगी। ऊपर से तब वो और जब कन्या का होकर के बैठा हो, और वो बैठा भी है तो चंद्रमा के साथ, यानी कि ये जन्म कुंडली में अगर यहां पे देखता हूं तो आपकी कुंडली में यहां चंद्रमा बैठे हैं राहु के साथ, तो मन को ग्रहण लगा। हालांकि वो शुभग्रह बन रहा है, इस वजह से प्रायः कम और समस्याएं प्रायः कम भी आएंगी। एक बात और बताता हूं, आपकी कुंडली में शुक्र राहु से दृष्ट है, क्योंकि राहु यहां बैठे हैं और शुक्र यहां, तो राहु की 9वीं दृष्टि जन्म कुंडली में शुक्र पे जा रही है। और वो किन किन भावों के अधिपति को देख रहे हैं? मंगल को देख रहे हैं और पंचमेश को भी देख रहे हैं। इस वजह से ये कभी कभी चीज़ें लेट से या देर से या विलंब से, या फिर हो सकता है कि चीज़ें टाइम पे छूट जाती हैं। आपका काम प्रायः बनते बनते बिगड़ रहा हो, या छोटी छोटी परेशानियों के आने से आपका काम रुक रहा होगा, ये बात भी पक्की है। क्योंकि राहु जिन जिन भावों को देख रहे हैं वो आपको मेहनती तो बनाएंगे, मेहनती तो बनाते हैं, क्योंकि मंगल वहां का कारक होकर के और अधिपति होकर के सुख भाव में बैठा है, मेहनत का फल भी मिल रहा है। और पराक्रम किए गए भाव के फल का, पराक्रम के करने के बाद मिलने वाला जो फल होता है वो भाव होता है 5वां भाव, और वहां का अधिपति केंद्र त्रिकोण राजयोग लगा रहा है, एक दिग्बली ग्रह के साथ बैठा है और गुरु भी उस भाव को देख रहे हैं। ये बहुत सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में अभी 2019 के पहले महीने में गुरु का अंतर था, ये भी देता है, अच्छा वक्त देते हैं गुरु, लाभेश की दशा अच्छी मानी जाती है, लेकिन वो थोड़ी सी समस्याओं को भी देने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा जो हैं वो दरअसल उनसे केंद्र में आ रहे हैं, चौथे 10वें के संबंध में है चंद्रमा और गुरु। गौर करिए, चंद्रमा यहाँ और गुरु यहाँ, 1 2 3 4, ये दोनों एक दूसरे से चौथे 10वें के संबंध में है, तो सुख मिलेगा, चीजें मिलेंगी, बस थोड़ा विलंब जरूर है। आपको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि आप शनि से भी प्रभावित हैं। और दूसरी बात कि राहु जब पंचम भाव के अधिपति को देख लेता है तो कहीं ना कहीं वो, चूंकि बुध की राशि बन रही है और बुध को जब देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति को तीव्र बुद्धिमान तो बनाता है, लेकिन काम में अड़ंगा भी डालता है और कहीं ना कहीं उसको परेशान करता है। एक बात और यहाँ पे दिख रही है, गुरु में शनि आएंगे आपकी कुंडली में 2021 के तीसरे महीने में, और शनि आपकी कुंडली के लिए लग्नेश बनते हैं, उनकी मूल त्रिकोण राशि आपकी कुंडली के लग्न में ही बैठी है। नवमांश कुंडली में अगर शनि को देखता हूं तो वो आपकी कुंडली के लिए बैठे हैं जाकर के जन्म कुंडली के लग्न में उच्च के होकर के, यानी कि ये फल कर सकता है। नवमांश में वो शनि, आप शनि से प्रभावित, और यहाँ पे उनकी उच्च की राशि बनी नवमांश कुंडली में और वो लग्न में ही विराज रहे हैं, यानी कि दशा काल अच्छा बीतने के आसार और चांस अच्छा मिल रहा है। उसके बाद की स्थिति अगर देखता हूं तो गुरु के बाद बुध आएंगे, शनि के बाद गुरु की दशा में बुध का अंतर आएगा, और बुध आपकी कुंडली के लिए पंचमेश होते हैं, जो कि यश गौरव सम्मान वो भाव गुरु से दृष्ट भी हो रहा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी लगा रहा है। बुध की स्थिति अगर देखता हूं तो वो समराशि का भी बैठा है, यानी कि वो भी खराब नहीं है। अब बात मैं आपके जन्म कुंडली में होरा को देख के ये बताने का प्रयास करता हूं कि वो दशा और ज्यादा निकटता से कैसी बीतनी चाहिए। जो होरा भाव यानी कि D2 जो बन रहा है, उसमें आपकी कुंडली में शनि जो बैठे हैं वो चंद्रमा के होरे में बैठे हैं, और चंद्रमा के होरे में बैठा ग्रह अच्छा और सुस्पष्ट और शांत फल करता है, श्रेष्ठ फल करता है। और दूसरी बात, बुध को अगर देखता हूं तो वो सूर्य के होरे में गए हैं, यानी कि अगर सूर्य के होरे में दशा का अधिपति जाए या चंद्रमा के होरे में अगर दशा का अधिपति जाए, तो ये बात विचार करने वाली है कि कहीं ना कहीं वो अच्छा और बुरा दोनों तरीके में, यानी कि सूर्य की दशा में अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में जिस भाव के ग्रह के अधिपति की दशा चल रही है, जैसे मैंने बताया कि बुध की दशा चल रही है, तो अब इसके और ज्यादा श्रेष्ठ और परिणाम को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए D2 चार्ट को अध्ययन में रख लेना चाहिए। वहां पे आपकी कुंडली में बुध जो जा रहे हैं वो सूर्य के होरे में जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में वो भाव के फल को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ देने वाले या परिणाम को देते हैं। दूसरी बात कि आपकी कुंडली में शनि जो हैं वो चंद्रमा के होरे में जा रहे हैं, और वो अंश के आधार पर अगर मैं देखता हूं तो युवा होकर के बैठे हैं, यानी कि वो फल भी अच्छा देंगे। तो मैं समझता हूं कि 2021 का तीसरा, ये प्रायः मैंने जो तर्क दिए हैं वो निश्चित रूप से ये तभी सिद्ध होगा, और वो जरूर सिद्ध होगा जब आप अपना काम पूरे तरीके से करेंगे। लेकिन एक बात और बताता हूं, आपकी कुंडली चूंकि कुंभ लग्न की है तो आप दार्शनिक भी हैं, और मन को परेशान ना होकर के आप अपना काम करते जाइए। निश्चित रूप से ये क्षेत्र
देश काल और पात्र का बोध कराता है और ज्योतिष उसी के आधार पर अपना फल कथन भी करता है। एक बात और बताता हूँ, ना तो मुझे फिल्में देने की कोई बात है और ना मेरी पहचान है वहाँ, लेकिन आजकल की स्थिति के आधार पर यही कहूँगा कि आपको मेहनत करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अब अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है राजकोट गुजरात से 22 मई 1986 1:13। इन्होंने पूछा है खुद का मकान कब बनेगा। विचार करिए, आपकी कुंडली शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि की है और ऐसी स्थिति में चंद्रमा जो बनते हैं वो पूर्ण रूप से शुभग्रह बनते हैं, यानी कि मन ठीक है और अध्ययन भी ठीक है। कुंडली मकर लग्न के बाद कुंभ लग्न की बनती है, यानी यहाँ पे 11 नंबर लिखा है। यहाँ के अधिपति होकर के शनि जाकर के जन्म कुंडली के 10वें स्थान में बैठे हैं। ये लक्ष्मी योग होता है। व्यक्ति आरंभ से ही काम को लेकर के पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है। आपकी कुंडली में अगर भवन वगैरह की बात करता हूं तो उस भाव के अधिपति शुक्र बनते हैं। वो जा करके जन्म कुंडली के त्रिकोण में बैठे हैं यहाँ पे शुभग्रह की राशि में, यानी कि ये ठीक है। केंद्र त्रिकोण राजयोग, अंश के आधार पर वो 6 अंश के हैं और वो ठीक हैं, अवस्था में कुमार अवस्था के हैं, कोई कमजोर भी नहीं कहे जाएंगे। सूर्य और बुध ये विलंब प्राय कभी कभी यहाँ पे देते हैं, भवन आदि के निर्माण में कभी कभी तकलीफ देते हैं और एक यहाँ पे बुध अस्त भी हो रहे हैं। लेकिन दशा काल में अगर मैं समझता हूं तो वो आपकी कुंडली के 2025 के चौथे महीने में आ रहे हैं शुक्र, जो कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ काम करा देंगे। और अभी आपकी कुंडली में शनि की दशा भी चल रही है, जो कि उच्च की राशि से निकला हुआ है। यहाँ पे 7 नंबर लिखा है और वो जाकर के जन्म कुंडली के 10वें स्थान में, यहाँ भी केंद्र त्रिकोण राजयोग, यहाँ भी केंद्र त्रिकोण राजयोग, ये स्थितियां बनती हैं। चंद्रमा भी बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद में आपकी कुंडली में यहाँ पे आपने जो सवाल पूछा है उसके लिए उस चार्ट को अगर देखता हूं तो D16 में, जो कि वाहन वगैरह का सुख का देखा जाता है, वहां पे शनि की राशि बनती है और वो शनि जाकर के वक्री होकर के छठे भाव में आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये वाहन भाव अगर देखते हैं तो। दूसरी बात है कि वहां अगर जो चतुर्थ भाव का अधिपति शनि बनता है वो खुद गुरु की राशि में, यानी कि ऋण वगैरह लेकर के भी अगर काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कारण है क्या? क्योंकि दरअसल आपकी कुंडली में मंगल की नीच दृष्टि यहाँ पड़ रही है, लेकिन चंद्रमा ठीक है। तो आप अगर चाहें तो बैंक लोन वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन एक बात कहूंगा कि उतना ही लेने की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि आपने ये सवाल नहीं पूछा है, मैं अपने तरफ से बता रहा हूं, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि है आपकी कुंडली के ऋण भाव पे और चंद्रमा बनते हैं पूर्ण रूप से शुभग्रह, तो बहुत ज्यादा ऋण लेने की आवश्यकता भी नहीं है। अपने ही पैसों से अगर बन जाए तो ज्यादा बेहतर है। देने की बात मत करिएगा, पैसे किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे देने से पैसे वो अटक जाते हैं और प्रायः व्यक्ति का व्यक्तित्व तो उतना निखर करके सामने नहीं आता है कि वो अपने पैसों के लिए अपनी हिम्मत जुटा सके मांगने के लिए। आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, बाजार से लोन लेने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती है। अब आगे अगली कुंडली की तरफ। मैंने कहा 2025 का चौथा महीना, जिसमें शनि में शुक्र आएंगे और शनि और शुक्र का संबंध अगर देखता हूं तो शनि आपकी कुंडली के लग्नेश बनते हैं और शुक्र आपकी कुंडली के सुखेश, यानी कि लग्न में सुख का जब अंतर आएगा, और ये दोनों ग्रह हालांकि एक दूसरे से छठे 8वें के संबंध में हैं, परंतु फिर भी यहां पे शुक्र फल करते देखे जाएंगे, क्योंकि नवमांश कुंडली में भी वो दरअसल आपकी कुंडली के धन भाव में ही बैठे देखे जा रहे हैं और वाहन भाव में वो शुक्र आपकी कुंडली के लिए जन्म कुंडली में जा करके बैठे हैं शनि के साथ। इस वजह से वो कहीं ना कहीं भवन वगैरह के सुख को देने वाले बन रहे हैं। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अब अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली है बालाघाट मध्य प्रदेश से, नाम है इनका संजना अंबुले। 3 सितंबर 1985 9:55 बालाघाट मध्य प्रदेश। इन्होंने पूछा है विवाह कब होगा या फिर वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। विचार करिए, जिनकी कुंडली आपने दी है इनकी कुंडली में चंद्रमा शुभग्रह बन रहे हैं। व्यक्ति मन से ठीक है और मन व्यवस्थित भी है, और कुंडली में भी अगर मैं मन को देखता हूं तो वो थोड़ा सा परेशान मुझे दिख रहा है। पक्ष के आधार पर वो ठीक है, लेकिन कुंडली में उसकी जो स्थिति बन रही है वो भाव के आधार पर ऋण भाव में जा रहे हैं और यहाँ पे ये स्वास्थ्य को कभी कभी परेशान करने के लिए काफ़ी हो जाते हैं। ऊपर से वो मीन राशि में बैठे हैं, 12 नंबर की राशि यहाँ बन रही है, और यहाँ पे जब अगर मीन का चंद्रमा हो जाए तो वो थोड़ा सा पेट को या स्वास्थ्य को शीत जनित बीमारियों से ग्रसित कर लेता है। दूसरी बात, आपकी कुंडली में गुरु नीच के हैं और नीच के गुरु दरअसल सुख भाव में बैठे हों तो वो परेशान करेंगे। किस मामले में? व्यक्ति को घर से दूर रखते हैं और व्यक्ति को वैवाहिक जीवन के बाद की स्थिति में अगर नीच भाव में गुरु यहाँ बैठे हों तो थोड़ी सी परेशानी देते हैं।
आपकी कुंडली में शुक्र ठीक है, शुक्र ठीक नहीं है। दरअसल वो अति शत्रु की राशि में बैठा है और युवा है। तो अवस्था के हिसाब से वो युवा है, लेकिन ग्रह अति शत्रु का हो जाए तो वो खल हो जाता है और बोलता है आओ मेरे पास, तब मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये बात बताता है। वो दरअसल परेशान है, क्योंकि अगर मैं अति शत्रु की राशि में बैठ जाऊंगा या अति शत्रु के घर में बैठ जाऊंगा तो मेरी भावना कुंठा से ग्रसित हो जाती है और मैं प्रायः बदला लेने की फिराक में रह जाता हूं। तो अगर ग्रह अति शत्रु की राशि में है, युवा होकर के बैठा है, तो यानी कि वो परिणाम तो देगा, लेकिन अगर उसकी अवस्था में देखता हूं तो वो जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठा है और वहां से वो उस भाव को देख रहा है जहां पे उसको दिग्बलत्व की प्राप्ति होती है, यानी कि चतुर्थ भाव, और वहां पे गुरु बैठे हैं नीच के। अब जरा विचार करिए, तो सुख भाव में एक ग्रह नीच का हो और यहां का अधिपति अगर अति शत्रु की राशि में बैठा हो तो ये कमजोर हो रहा है, क्योंकि ये भाव जो है वो पति के साथ सुख, पत्नी के साथ का सुख, कुटुंब के साथ के सुख, माता और पिता के साथ बिताए गए सुख के पलों का भाव होता है। वहां पे एक ग्रह नीच का हुआ और दाम्पत्य का अधिपति जाकर के अति शत्रु की राशि में बैठा। ये दो बातें विवाह को कमजोर करने वाली बन रही हैं। अब तीसरी बात, राहु यहां बैठे हैं, केतु का प्रभाव, और लग्न में ही शनि भी बैठे हैं। अब जरा विचार करिए, तो एक तो शनि की दृष्टि ये विवाह को विलंब योग में डालता है, यहां भी गुरु नीच के बैठे हैं और वो क्रमशः थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। शुक्र जो कि विवाह का कराने वाला या विवाह का कारक होता है वो भी थोड़ा कमजोर दिख रहा है। इस वजह से विवाह विलंब की संभावना दिख रही है ऊपर से। अब गौर करिएगा, आपको एक बात बताता हूं, तो जन्म कुंडली का यहाँ इच्छा पूर्ति का भाव होता है। यह इच्छा पूर्ति तो कराएगा, लेकिन चूंकि ये पंचम भाव जो है वो विवाह बनाने का भी विवाह होता है, भाव होता है। यहाँ पे सूर्य, मंगल और बुध देख रहे हैं। इस वजह से दो दो पापक ग्रहों की जब दृष्टियां पड़ेंगी, और मंगल आपकी कुंडली के लिए वैसे भी सप्तमेश होता है जहां पे राहु बैठा है। मंगल आपकी कुंडली में यहां का अधिपति होता है, वो लाभ में गया है, लेकिन कारक जो ग्रह है वो शुक्र आपकी कुंडली में अति शत्रु में बैठा है और सप्तम भाव का अधिपति लाभ में जाकर के पंचम भाव को देख रहा है। तो ये एक सप्तम भाव के अधिपति की दृष्टि पड़ी, तो ये कहीं ना कहीं इसको भी कमजोर करेगा। अष्टम भाव के अधिपति आपकी कुंडली में शुक्र ही बनते हैं, जो कि कैरियर को भी कभी न कभी कमजोरी में डालने वाले होते हैं और कभी कभी अनस्टेब्लिशमेंट उसमें भी देने का काम करते हैं। अब आपकी कुंडली में नौमांस पे आता हूं। नवांश कुंडली में सुख भाव में बन रही है जन्म कुंडली में मंगल की राशि, और यहां पे मंगल खुद की राशि में बैठे हैं बुध के साथ, जो कि आपकी कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति होते हैं। यहां के नवमांश कुंडली में बुध जो बनते हैं वो भाग्य के अधिपति बने, यहां आए मंगल के साथ बैठे हैं। और मंगल अगर स्वराशि का भी अगर नवमांश में अपनी कुंडली का हो रहा हो और अपने भाव में बैठा और चतुर्थ भाव में, तो ये दाम्पत्य को थोड़ा सा कमजोर करता है। एक चूंकि वो पापग्रह हो जाता है, लेकिन उसका प्रभाव थोड़ा कमेगा। कारण है क्या? क्योंकि अगले ही भाव में गुरु बैठे हैं, वहां पे गुरु बैठे हैं और पिछले भाव में चंद्रमा, यानी कि वो शुभकर्त्री बना रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बात कहता हूं, आपकी कुंडली में अभी दशा चंद्रमा की चल रही है, जो कि दशमेश होता है, और वो जा करके जन्म कुंडली में छठे भाव में बैठा है। यहाँ का अधिपति होकर के अपने भाव से नवम पंचम के संबंध में जा रहा है। ये भाव से तो ठीक जा रहा है, लेकिन अवस्था के हिसाब से वो बाल है और मित्र ग्रह है, ठीक है, कमजोर नहीं कहूंगा उसको। लेकिन नवमांश कुंडली में भी वो 12 नंबर की राशि में ही बैठा है, लेकिन केतु से दृष्ट हो रहा है, केतु के साथ जा रहा है। इस वजह से मैं दो तीन बातें कहता हूं कि आपकी कुंडली में विवाह भाव थोड़ा कमजोर मुझे दिख रहा है। विवाह करना भी होगा तो मिला करके ही करना होगा। और दरअसल अभी अगर मैं देखता हूं तो आपकी राशि बनती है मीन की, और गुरु का गोचर जो है वो धनु का हो रहा है। तो धनु, मकर, कुंभ, मीन, चतुर्थ भाव से जब चौथे 10वें के संबंध में गुरु राशि से जाते हैं तो ये अच्छे नहीं होते हैं। तो थोड़ा इंतजार अभी करना होगा, मुझे लगता है कि जब तक राशि परिवर्तन नहीं हो जाता है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है बैरन, राजस्थान। ये बैरन ही है ना? हाँ, बैरन ही होगा। बैरन, राजस्थान, 4 नवंबर 1995, 21:30। ये इनका नाम है प्रिया आशावत। इन्होंने पूछा है डॉक्टर बनने के योग बताइए। आपकी कुंडली ही बता देता हूं। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी का चंद्रमा ये मन को स्वस्थ और ठीक रखता है, यानी कि मन ठीक है, व्यक्ति का जो इंटेंशन है काम को लेकर के वो बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल होना भी चाहिए। मिथुन लग्न की हैं आप, लग्न के अधिपति, अब गौर करिएगा, यहाँ 3 नंबर लिखा है, मेष, वृष, मिथुन, यानी कि मिथुन लग्न की अधिपति बनते हैं बुध, जाकर के जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे। ये बहुत अच्छी बात है।
लग्न का अधिपति अगर पंचम में बैठे तो व्यक्ति को ज्ञान, यश, गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा और पद देने वाला और अच्छे क्षेत्रों में जाने वाला, व्यक्ति को गौरव का प्रदाता और विधाता बनाता है। ये एक बात रही। दूसरी बात, अगर त्रिकोण की बात करते हैं तो शनि यहाँ अपने ही राशि के बैठे हैं, और चूंकि मिथुन लग्न की कुंडली में वो अष्टमेश और नवमेश दोनों होते हैं। अष्टमेश कहने का मतलब है अष्टम भाव के अधिपति, और नवमेश कहने का मतलब है नवम भाव के अधिपति, यानी कि अष्टम और नवम भाव के अधिपति होकर के मूल त्रिकोण राशि का निर्माण, यानी कि 11 नंबर की राशि का निर्माण जन्म कुंडली के 9वें भाव में हुआ। शनि वहीं बैठे हैं, वक्री हैं तो थोड़े से पिछले भाव का भी फल करेंगे। हालांकि वो 24 अंश पे वक्री हो रहे हैं, इस वजह से वो पिछले भाव का कहीं ना कहीं ज़्यादा फल करेंगे। दूसरी बात बता दूं, आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा ठीक है, धन भाव का अधिपति होकर के दशम भाव में आ रहा है, नवम पंचम के संबंध में है, ये भाव से भी ठीक है। और हालांकि एक बात बताता हूँ, यहाँ पे चूंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में यहाँ 11 होगा तो यहाँ 12 होगा, तो शत्रुग्रही हो जा रहे हैं। कारण है क्या? क्योंकि वो गुरु से तात्कालिक शत्रुता में जा रहे हैं। गुरु आपकी कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं, गुरु, मंगल और शुक्र, यहाँ पे डॉक्टर योग ही बन जाता है। कारण क्योंकि मंगल छठे भाव में ही बैठे हैं, योग है। एक बात और बताता हूं, मैंने प्रायः कई बार पहले भी कार्यक्रम में कही है ये बात, कि अगर व्यक्ति सोच रहा है तो निश्चित रूप से उसकी कुंडली में उसका बीजारोपण हो चुका है। बस अगर आप असफल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद उसके लिए जिम्मेदार बनते हैं, क्योंकि विचार अगर मन में आया है तो आपके माता पिता के द्वारा ही ये डाला गया है, जो कि परमपिता परमेश्वर ही होते हैं। और अगर वो नहीं है तो निश्चित रूप से ये बात समझने में आती है कि चूक आपकी ही हुई थी, चूंकि आप खुद ही थे। वस्तुतः आपको कोई थका नहीं सकता है, और मुझे नहीं लगता है कि दुनिया की ऐसी कोई भी बात हो जो आम आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आम तो कभी था ही नहीं। परमपिता परमेश्वर की संतति आम कब से होने लगी? वो खास ही होती है। और जो बात मैं सबसे अच्छे तरीके से जानता हूं कि कागज पर किसी एक ऐसी बात को लिख करके दिखा दीजिए जो एक इंसान नहीं कर सकता है। सिर्फ एक वो बात लिख करके दिखा दीजिए कि आप नहीं कर सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। वस्तुतः आपके दिमाग में तभी आया है जब आपकी कुंडली में वो आया है। अगर वो नहीं आता, एक बात मैं अपना एक आपको अनुभव देता हूं। आज से पहले मैंने जितनी भी कुंडलियां देखी हैं, और जो सवाल ये था कि क्या मैं आईएएस या आईपीएस बन पाऊंगा, तो बात बहुत हृदय से कहता हूं, उनकी कुंडली में आईएएस के योग थे, और तभी उनके दिमाग में ये बात भी बनी थी, क्योंकि वो यूं ही तो होता ही नहीं है, कुछ भी यूं ही होता ही नहीं है। और मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। आपकी कुंडली में योग हैं और ज्ञानी भी हैं आप, क्योंकि कुंडली यही इशारा कर रही है। भाग्य का सहयोग भी है, पूर्वजों का आशीर्वाद भी है, व्यक्ति श्रेष्ठ मति बुद्धि का भी है, ज्ञान से भरा पूरा भी है, डॉक्टर बनने का योग भी है। नौमांश कुंडली में आता हूं, या दशमांश कुंडली में सबसे पहले नौमांश में देख लेता हूं, तो शनि वृश्चिक के हो रहे हैं पराक्रम भाव में। आलस्य मत करिएगा। मंगल बहुत अच्छे भाव में बैठे हैं यहाँ पे, गुरु की राशि में दशम भाव में, नौमांश कुंडली में चंद्रमा के साथ, बुध के साथ, ये स्थितियां भी ठीक हैं। एक बात और बताता हूं, अब यहाँ पे चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के नौमांश में पंचम भाव के अधिपति होकर के दशम भाव में बैठे हैं, ये भी ठीक है। यहाँ पे लग्न का अधिपति पंचम में गया था, यहाँ पंचम का अधिपति केंद्र में जा रहा है दशम भाव में, और वो मंगल के साथ बैठा है। गौर करिए, ये बहुत अच्छी बात है। आपकी कुंडली में एक से भी ज्यादा, एक से भी नहीं 100% से भी ज्यादा डॉक्टर बनने के योग और आसार हैं। बस आप अपने स्थिति में कितने मजबूत हैं ये देखने वाली बात होगी। दशमांश कुंडली जहां से कि अगर चार्ट का अध्ययन किया जाता है तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जो बनते हैं वो बनते हैं रेवती नक्षत्र के, जो कि बुध का नक्षत्र होता है। और आपकी कुंडली में वहां दशम भाव के अधिपति गुरु बनते हैं, वो जा रहे हैं मंगल की राशि में, जो कि खुद सर्जन या डॉक्टर बनाता है। दशमांश कुंडली में अगर विचार करता हूं तो शनि उच्च के 12वें भाव में हो रहे हैं यहाँ पे, ये ठीक है। अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के भी तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। सूर्य, चंद्रमा और केतु यहाँ बैठे हैं। दरअसल सूर्य पति होता है और चंद्रमा होते हैं पत्नी। अब गौर करिए, लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो अमावस्या दोष लगाते हैं, लेकिन मैं इसको एक अलग तरीके से देखता हूँ। पति और पत्नी का संयोग होना कभी दोष होता है क्या? नहीं ना। तो यहाँ कैसे हो जाएगा? गौर करिए, सूर्य हुए पति और चंद्रमा होते हैं पत्नी, और वो जब एक साथ मिल रहे हों तो ये दोष कैसा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ये किसी न किसी दरवाजे को भी खोल रहा है, और निश्चित रूप से इसे समझना होगा। यहाँ पे आपको प्रतियोगिताओं में वो सफलता भी दिलाने वाले सिद्ध हो सकते हैं, अगर उसका लाभ और आपने अगर उसका पहचान कर लिया तो। खुद को आलसी मत बनाइए,
प्रमाद से युक्त मत होइए। आप मिथुन लग्न के हैं, तुरंत ही आप विकसित हो जाएंगे और विकास कर जाएंगे, मेरी बात मानिए। अब अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली है करीमनगर तेलंगाना से 13 अप्रैल 1985 सुबह 4 बजे, और इनका नाम है प्रशांत शुक्ला। शुक्ला जी, आपकी कुंडली के आधार पर आपकी कुंडली बनती है मकर के बाद कुंभ की, और चंद्रमा आपकी कुंडली में स्वास्थ्य को परेशान करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आपने सवाल भी वही पूछा है। चंद्रमा बन रहे हैं पापक ग्रह कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के, और कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा पापक कहे जाते हैं, वो स्वास्थ्य को परेशान करते हैं। दूसरी बात है, अब इस चीज़ की पुष्टि करते हैं तो कैसे, तो नौमांस लग्न कुंडली में वो 12वें जा रहे हैं, और वो भी मकर राशि के। ये परेशान करता है शीत जनित बीमारियां और लगातार पेट से संबंधित समस्या, या कुछ न कुछ मांसपेशियों से सर्दी, जुकाम, सीने का दर्द, माथे का दर्द, खांसी, तो पेट से संबंधित समस्या, ये चीज़ें भी बनती हैं। उसका दूसरा पक्ष ये भी बनता है कि जन्म कुंडली का स्वास्थ्य भाव, यहाँ का अधिपति बुध जा करके जन्म कुंडली में नीच की राशि का होकर के बैठा है, और उसके अधिपति गुरु भी उधर नहीं है, वो भी खुद नीच के हो रहे हैं, तो डबल नीचत्व हो गया। यानी कि इस भाव का अधिपति, अष्टम भाव का अधिपति स्वयं नीच की राशि में बैठा और उसका अधिपति भी नीच का हो रहा है। ये बात कमजोर। अब एक बात और बताता हूं, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर सूर्य, बुध और शुक्र रहें तो वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को कभी कभी परेशान करते हैं, स्वास्थ्य को कभी कभी वो परेशान करते हैं। अब लग्न का विचार करते हैं। लोग यहाँ ये कहेंगे कि कैसा पंडित है, सबसे पहले अष्टम और चंद्रमा को देख रहा है, ये पहले देखना चाहिए। ये बात बता देता हूँ। लग्न की बात करता हूँ तो लग्न यहाँ पे बना कुंभ का, और कुंभ लग्न के अधिपति बनते हैं शनि। वो जा करके आपकी कुंडली में कैरियर को ज़्यादा व्यक्ति पॉजिटिव हिसाब से या बहुत ज़्यादा भावुक होकर के देखता है, मतलब पंक्चुअलिटी जो है वो काम को लेकर के ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा है कि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान नहीं देता है, वो काम को ही लेकर के लगातार अग्रसर होता रहता है, और स्वाभिमानी भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से स्वास्थ्य पे ध्यान भी नहीं दे पाता है। ये बात बनती है। अब शनि की अगर बात करता हूँ तो वो स्वास्थ्य को क्यों परेशान कर रहे हैं, कारण है क्योंकि अगर मैं स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ तो क्यों नहीं दे रहा, कोर्स तो किया नहीं है स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देने का। तो अब बात कि जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति दशम में बैठे ये व्यक्ति को सिर्फ काम के क्षेत्र में ही या कैरियर के क्षेत्र में ही, जॉब और नौकरी के क्षेत्र में ही व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर, या व्यक्ति उधर ही सोचता रहता है। लेकिन वो स्वास्थ्य पे ध्यान क्यों नहीं देता, या फिर स्वास्थ्य कमजोर क्यों रहता है, क्योंकि लग्नेश स्वयं अति शत्रु की राशि में बैठे हैं। इस वजह से अगर लग्नेश अति शत्रु की राशि में बैठे, चंद्रमा 12वें जाए, छठे भाव का अधिपति या 8वें भाव का अधिपति अगर कमजोर होता हो, और ऊपर से उसका भी अधिपति कमजोर होता हो जो कि द्वितीय भाव का अधिपति हो, या बुध जहां बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में ये स्वास्थ्य को परेशान करने के लिए जाना जाता है। आपकी कुंडली में वैसे अभी राहु की दशा भी चल रही है। मैं समझता हूं कि 2021 के पहले महीने से के बाद से कुछ स्थितियां ठीक होंगी, क्योंकि फिर तो 12वें भाव, मतलब वो फिर तो गुरु आ जाएंगे, और गुरु भी आपकी कुंडली में वो नीच के हैं, तो मैं उसको भी ठीक नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में अगर नौमांस में देखता हूं तो नौमांस कुंडली में भी वो पराक्रम भाव में ही बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा झेलना होगा इसको, और तब तक झेलना होगा जब तक आपकी कुंडली के लिए बुध नहीं आ जाते हैं, क्योंकि गुरु के बाद गुरु और गुरु में फिर शनि आएंगे, तो शनि भी ठीक देंगे, लेकिन वो अति शत्रु के हैं तो बहुत अच्छा नहीं होगा। हालांकि शनि भी ठीक दे सकते हैं। तो मैं एक बात और कह सकता हूं कि 2021 से लेकर के 2023 तक की अभी जो स्थिति है वो थोड़ी ऊपर नीचे होगी, और व्ययात्मक या व्यय की स्थितियों को देने वाली होगी, जो कि स्वास्थ्य के पीछे जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो निसंदेह आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको उपाय बता दूंगा, चीज़ें कुछ ठीक होते हुए दिखाई देने लगेंगी। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है श्रद्धा दीक्षित की। इन्होंने पूछा है, ये है मैनपुरी उत्तर प्रदेश से 13 जुलाई 2002 14:10। इन्होंने पूछा है IAS वगैरह के लिए फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भरिए, कौन मना करता है। आपकी कुंडली तुला लग्न की है और शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा हैं, और मन को मैं थोड़ा सा भटकता हुआ महसूस कर रहा हूँ। दरअसल वो मन भटक नहीं रहा है, आप दिमाग ज़्यादा लगाती हैं, और कई बार व्यक्ति अपने पहले ऑप्शन को छोड़ करके दूसरे ऑप्शन पे जाता है, जो कि गलत सा सिद्ध हो जाता है। एग्जाम हॉल की बात कर रहा हूँ मैं। कई बार आपने पहली बार में बहुत बेहतरीन और श्रेष्ठ उत्तर का चुनाव किया था, लेकिन दूसरी बार में ज़्यादा दिमाग लगा करके उसका गलत चयन कर लिया। ये बुध जब 12वें जाते हैं, या बुध जब थोड़े कमज़ोर या अस्त होते हैं, तो ऐसा काम कराते हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। चीज़ों को बार बार पढ़ने का प्रयास करिए, ये मेरा निजी अनुभव है।
दूसरी बात, आपकी कुंडली में ज्ञान के कारक गुरु उच्च के हैं और लग्न में भी उच्च के हैं और नवमांस में भी उच्च के हैं। अब विचार करिए तो यहीं पे मंगल भी बैठे हैं जो कि नीच के होते हैं। मंगल दिग्बली भाव में बैठे हैं 10वें स्थान में। तुला लग्न की कुंडली के लिए मंगल यहाँ पे दिग्बली हो जाएंगे और दरअसल आपकी कुंडली में वहां पे गुरु भी बैठे हैं, यानी कि उच्च के गुरु के साथ एक नीच का ग्रह मंगल बैठा जिसका नीचत्व भंग हुआ। और आपकी कुंडली में एक बहुत अच्छी बात बताऊं क्या है, गुरु दोनों जगह वर्ग उत्तम हो रहे हैं, यानी कि वो उच्च के वहां भी हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सामान्य नहीं है। मतलब मैं एक बात तो बिल्कुल तय तरीके से कह सकता हूं कि व्यक्ति ज्ञान के पक्ष से मजबूत होगा। इसका दूसरा तर्क देखता हूं, क्योंकि आप मुझसे ऐसे ही पूछेंगे कि मैं आईएएस बनने जा रही हूं, तो मैं तो पुष्टि करूंगा नहीं। मैं सबसे पहले ज्ञान को देखूंगा, मन को देखूंगा। तो मन थोड़ा सा अव्यवस्थित है। वो महीने के एक पक्ष में, जैसे होता है कृष्ण पक्ष के अंतिम अमावस्या में या फिर शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के समय पे मन थोड़ा सा भटकता है और मन थोड़ा सा अव्यवस्थित होता है। किसी को उत्तर देने का मन नहीं करता है, अकेले रहने का मन ज़्यादा करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं भीड़ में हूँ, कोई चिल्ला रहा है, न तो मैं सुन पा रही हूँ और ना मुझे लोग सुन पा रहे हैं। ये स्थितियाँ बन जाती हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि मन कहीं भी नहीं लगता है। ये बात बिल्कुल होती है। और चंद्रमा जब थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं तो ये और ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है। एक बात और बताऊं, आपकी कुंडली में गुरु 10वें स्थान को देख रहे हैं उच्च के होकर के। ये बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी बात है। नवमांस कुंडली में सूर्य और शुक्र यहाँ बैठे हैं। ये मेहनती बनाएंगे और व्यक्ति के मेहनत के फल को भी देंगे। कारण क्योंकि मंगल यहाँ मित्र की राशि में राहु के साथ बैठा है, ये ठीक होगा। अपने मन को और अपने बुद्धिमत्ता को रेगुलर एनालाइज करते रहिएगा। और दूसरी बात बता दूं तो आपकी कुंडली में सूर्य जो कि शत्रुग्रही हो रहे हैं भाग्य भाव में, लेकिन लग्न कुंडली में, इस वजह से अगर मैं समझता हूं तो व्यक्ति को पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त है और व्यक्ति विद्या का मालकीन भी होगा। उसके बाद निगेटिव मैं क्या देख रहा हूं वो बता देता हूं। विलंब क्यों हो रहा है या फिर परेशानी क्यों आ रही है, क्योंकि शनि जो कि पेशेंस के कारक होते हैं वो दरअसल नीच की राशि से निकल करके यहाँ अष्टम भाव में जा रहे हैं केतु के साथ, राहु के साथ, और राहु केतु से प्रभावित वो हो रहे हैं। इस वजह से वो थोड़े से, चूंकि वो यहाँ से देखेंगे तो कहाँ देखेंगे, यहाँ वो नीच की राशि से निकले, राहु के साथ बैठे हैं, अष्टमस्थ राहु परेशान करता है और यहाँ का पोजीशन धारण करके यहाँ पे बैठ करके शनि तीसरी दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं और ये गुरु वहाँ और मंगल वहाँ, तो शनि मंगल का दृष्टि संबंध बनेगा तो ये कमज़ोर होता है और वो कैरियर को सही तरीके से और दिशा से भटकाने वाले या कैरियर को सही ग्रोथ नहीं देते हैं। तो मुझे मनाना किसको होगा? दरअसल मुझे हनुमान जी को मना लेना चाहिए, क्योंकि वो शनि और मंगल दोनों को कंट्रोल करने वाले होते हैं। तो हनुमान चालीसा, हनुमान जी की भक्ति, मंगलवार के मंगलवार अगर हो सके तो आधा घंटा भगवान के लिए निकालिए, सुंदरकांड का पाठ किया करिए। अगर और ज़्यादा अगर मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ तो आपकी कुंडली में दशमांश कुंडली पे जब अध्ययन करता हूँ तो वहाँ मेष की राशि बनी, दशमांश कुंडली में मंगल यहाँ का अधिपति बना, मेष राशि बनती है, वो द्वितीय भाव में बैठे। वाणी पे कंट्रोल रखने की आवश्यकता है और मन को परेशान नहीं होने देना है, उसे क्रोध में नहीं डालना है। एक दो बार अगर असफलता भी हाथ लगती है तो परेशान नहीं होना चाहिए। हो सकता है क्योंकि दशमांश कुंडली में सूर्य और गुरु यहीं बैठे हैं, गुरु अगर 12 में बैठते हों या गुरु अगर सूर्य के साथ 12 में बैठते हों तो कभी कभी ये स्वास्थ्य को भी परेशान करते हैं और व्यक्ति टाइम पे ही बीमार हो जाता है। कई बार ये बात भी दिखती है। ऊपर से नवमांश के बाद दशमांश कुंडली में शनि उच्च के हो रहे हैं। मतलब याद करिए मैंने क्या कही थी बात, कि लग्न कुंडली में वो नीच की राशि से निकल करके अष्टम में आ रहे हैं, नवमांश कुंडली में वो छठे भाव में बैठ रहे हैं यहाँ पे बुध की राशि के होकर के, और दशमांश कुंडली में वो उच्च के हो रहे हैं यहाँ पे। यानी कि वो निर्णय देंगे जरूर, बस आप पकड़ के रखना जी, छोड़ना मत। मैं ये बात पक्के तौर पे कह सकता हूँ। दशा की बात कर दूं तो आपकी कुंडली में अभी दशा शुक्र की चल रही है। नवमांश में वो पराक्रम में बैठे बुध की राशि में, बुध भी ठीक है, हालांकि नीच का है, वो तो थोड़ा मेहनत करना होगा क्योंकि पराक्रम का अधिपति वो दरअसल नीच का हो रहा है नवमांश कुंडली में, तो थोड़ा परेशान करता है। और शुक्र की दशा चल रही है आपकी कुंडली के लिए, शुक्र बनते हैं लग्न के अधिपति। टाइम तो ठीक है, टाइम तो ठीक है, क्योंकि वो आधा फल भी करेगा और आधा इस वजह से क्योंकि वो लग्न का अधिपति होकर के लाभ में बैठा है। ये ठीक तो होता है, बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से पैसे मिल ही जाते हैं और किसी न किसी तरीके से उसका काम निकल ही जाता है, कहीं ना कहीं पे व्यक्ति जाकर के अपनी पोजीशन बना ही लेता है।
क्योंकि वो चंद्रमा के साथ है तो व्यक्ति प्रेमी भी होगा, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा देख करके जन्म कुंडली में दो शुभ ग्रह जब पंचम भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं यश, गौरव, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, मानसिक स्थिति, चित्तवृत्ति, इन सब चीजों को वो सकारात्मकता से देने वाले होते हैं। तो दो शुभ ग्रह जब देखें और ऊपर से लग्नेश भी देख रहा हो, लग्न का अधिपति एकादशवें में गया, चंद्रमा के साथ बैठा, पंचम को देख रहा है, ठीक है। शुक्र की दशा चल रही है, अच्छे भावों पे उसकी दृष्टि भी है और वो कमजोर भी नहीं है। मघा नक्षत्र का बैठा है केतु का, और वो केतु आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि के हो रहे हैं, और मंगल आपकी कुंडली में नीच का है, जिसका नीच तो भंग हो रहा है, तो परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। सूर्य भाग्य भाव में, गुरु केंद्र में, गुरु उच्च के, वर्गोत्तम, मंगल पंचम भाव में, ये ठीक है। दिमाग ज्यादा मत लगाइए, और बहुत ज्यादा दिमाग लगाने से दिमाग कमजोर हो जाता है। दरअसल आपका मुखड़ा बड़ा सुंदर होगा, क्योंकि वृष राशि का निर्माण यहां हो रहा है नवमांश में, यहां पे, और वो आपकी कुंडली में यहीं बैठा है, तो ये जो होता है ये मुखड़ा होता है, तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व भी निखर करके सामने आएगा। और मैं समझता हूं कि गुरु जब सुख भाव में उच्च के हो रहे हों तो दाम्पत्य के सुख भोग को भी अच्छा ही देंगे, बढ़िया है। लेकिन वो थोड़े पाप कर्तरी में फंस रहे हैं, गौर करिएगा। यहाँ मंगल है और यहाँ पे सूर्य और शुक्र भी बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी परेशानी होगी, विवाह मिला करके करिएगा। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है इंद्रजीत ओस्तवाल की। ये हैं बीकानेर, राजस्थान, 24 मई 1990, 7:50। इनके ऊपर से भी राहु की दशा चल रही है, और चंद्रमा कृष्ण पक्ष के अमावस्या क्या है, वो उच्चका तो है कुंडली में, लेकिन 12वें भाव में, और सूर्य भी 12वें भाव में ही जा रहे हैं। आपकी कुंडली के आधार पर पराक्रम भाव का अधिपति अगर 12वें जाए और चंद्रमा बनते हैं आपकी कुंडली में दरअसल धन भाव के अधिपति, तो पराक्रम और धन इन दोनों भावों के अधिपति का संयोग हुआ जन्म कुंडली के 12वें भाव में। और ये यहाँ पे दोनों ही कुंडली में बहुत अच्छे भाव के अधिपति तो नहीं हैं, परंतु फिर भी मैं समझता हूँ कि ये आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं, विशेषतया तब जब राहु की दशा हो, और ये चलेगी आपकी कुंडली में अभी 2028 के 5वें महीने तक। एक लाजवर्त धारण करिए ना, और गणेश जी की पूजा किया करिए, शिव जी को प्रत्येक दिन जल अर्पित किया करिए, आसपास कोई शिव जी का मंदिर हो तो उसकी शरणागति ग्रहण कर लीजिए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली पे आते हैं, वारेश जी की ये कुंडली है, ये है बड़ोदरा गुजरात से, 2 मई 2003, 21:48। दरअसल एक बात बताता हूँ, तो आपकी कुंडली ऐसी है कि मुझे हंसी आ रही है, और ये मैं हंस करके दोबारा से शूट कर रहा हूँ। कारण है लग्न के अधिपति उच्च के, वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है, केवल चंद्रमा थोड़े से मुझे कमजोर दिख रहे हैं, क्योंकि वो पापग्रह बन रहे हैं अंश के उसके आधार पर, पक्ष बल के आधार पर, और वो राहु के साथ यहाँ कमजोरी में जा रहे हैं, ग्रहण लगा रहे हैं। तो लग्न का अधिपति वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी, वो उच्च के हुए। एक सबसे पहले तो लग्नेश उच्च के हुए, जो कि बहुत श्रेष्ठ होता है। दूसरा, वृश्चिक लग्न की कुंडली में यहाँ पे चंद्रमा की राशि बनेगी, यहाँ गुरु उच्च के हो रहे हैं। भाग्य भाव का अधिपति खुद सप्तम भाव में आकर के उच्च का हो रहा है, और आपकी कुंडली के लिए चौथा उच्च का ग्रह जन्म कुंडली में सूर्य। लेकिन एक कमजोरी यहाँ दिख रहा हूँ चंद्रमा की, मन को साधिए, मन को नियंत्रित करिए। आपकी कुंडली बहुत विस्तृत है, और दरअसल कोई भी कुंडली दरअसल सामान्य नहीं होती है, लेकिन कुछ कुंडलियां सोचने पे मजबूत और मजबूर भी कर देती हैं, क्योंकि एक साथ 4 ग्रहों का उच्चका होना लग्न कुंडली में ये बिल्कुल सामान्य नहीं होता है। और चुंबक पर जब हर तरीके से बराबर का बल काम कर रहा हो तो वो चुंबक बिल्कुल अटक सा जाता है, और उसे पता नहीं चलता। दरअसल आप इतने ज़्यादा बहुमुखी हैं कि अपने आप को कन्फ्यूज़न में कभी मत डालिएगा, नहीं तो फिर परेशान हो जाएंगे। आपने पूछा है विदेश जाने के बारे में, बिल्कुल जाइए, क्योंकि जन्म कुंडली में शुक्र भी उच्च के हो रहे हैं 12वें भाव के अधिपति होकर के। एक बात तो बनती है पक्के तौर पे, मंगल उच्च के लग्नेश, गुरु उच्च के ज्ञान भाव के कारक होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं, ये भी उच्च के। सूर्य भाग्य भाव के अधिपति, वो भी उच्च के। सूर्य भी उच्च का, चंद्रमा भी उच्च का, मंगल भी उच्च का, गुरु भी उच्च के, शुक्र भी उच्च के। और बुध की बात करता हूं तो बुध भी जो बैठा है वो बहुत अच्छा बैठा है, क्योंकि वो छठे भाव में बहुत अच्छा फल करता है, शत्रुहंता भी बनाता है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस कुंडली पे आगे कभी चर्चा भी कर सकता हूँ। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों को मैंने अपना संपूर्ण देने का प्रयास किया है, और आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।